सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे, लेकिन विद्युत फ्लक्स का वो स्केलर फॉर्म पढ़े थे, अदिश रूप पढ़े थे हम लोग। अभी वही विद्युत फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और जो फार्मूला उससे जो डेराइव्ड होगा उसको वेक्टर का इंटीग्रल फॉर्म कहलाता है। तो पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं उन मुख्य चीज़ों को जो इस थ्योरी के लिए आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे वेक्टर 11th में आपको पढ़ाया गया होगा और आप जो उस चीज़ को फिर से रिव्यू कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे हम यहाँ पर कुछ उसका फंडामेंटल चीज़ बतलाते हैं, आप देखिएगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि जो है उसका दो फॉर्म है, दो रूप है। एक अदिश कहलाता है, स्केलर कहलाता है, और एक सदिश कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो अदिश और सदिश में आपको पहचान होना चाहिए। राशि जो है, जैसे बल हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, और भी बहुत से सब राशि हैं। भौतिक राशि इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि भौतिक घटनाओं को, प्राकृतिक में जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं को जब आप सर्च करेंगे तो फिर इनकी आवश्यकता पड़ेगा आपको। तो किसी भी काम के लिए जो जो चीज की आवश्यकता पड़ता है, जिन जिन चीजों के मदद से उस कार्य को संपन्न किया जाता है, उन सभी चीजों को उस कार्य के लिए राशि कहते हैं। तो चूंकि भौतिक घटनाओं को सर्च करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ता है, इसलिए सारे भौतिक राशि कहलाते हैं। इन भौतिक राशियों को जब आप देखेंगे तो इसमें दो चीज मिलेगा आपको। एक जिसको परिमाण बोलते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड, और दूसरा दिशा, डायरेक्शन। परिमाण क्या है? तो परिमाण भौतिक राशि के मान को कहते हैं। हम लोग जैसे कहीं किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जो बल आप लगा रहे हैं वो बल का मान कितना है, 2 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। तो वो 2, 10 या 20 जो हुआ वो उस बल का मान हुआ। इस मान को ही परिमाण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। डायरेक्शन जो है वो दिशा, वो बल आप किस ओर लगा रहे हैं। तो आप जिस दिशा में भी लगा रहे हो, वस्तु पर बल आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर लगा रहे हैं या आगे लगा रहे हैं या पीछे लगा रहे हैं, तो बल का डायरेक्शन अलग अलग होने पर उस बल से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो बल का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है,
वो एक अलग चीज हो गया, और बल का जो मान है वो एक दूसरा चीज हो गया। तो भौतिक राशि में ये दो चीज देखे गए हैं, लेकिन सभी में ये दोनों नहीं होते। ये तो सब में होता है, ये सब में होता है, परिमाण सभी भौतिक राशियों में होता है, लेकिन दिशा जो है वो कुछ ही भौतिक राशियों में मिलता है। सभी भौतिक राशि में डायरेक्शन नहीं होते। अब इसको यदि आपको पता करना है कि अमुक भौतिक राशि का परिमाण कितना है, तो उसमें आप क्वेश्चन कीजिए, मन में ही एक क्वेश्चन कीजिए, कितना लगाकर। जैसे कोई आदमी कार्य किया और उस कार्य का आपको परिमाण जानना है, तो आप उससे पूछिए कि आप कितना कार्य किए, तो जो जवाब देगा वो उसका परिमाण होगा। कहीं किसी पिंड का कोई एक चाल है जो चला जा रहा है, उस किसी से आप जानने की कोशिश कीजिए कि उस पिंड का चाल कितना है, तो जो जवाब देगा तो उस चाल का वो मैग्नीट्यूड होगा। कोई आदमी किसी चीज पर बल लगा रहा है, अब उस बल का परिमाण जानना चाह रहे हैं, तो उससे पूछिए कि आप कितना बल लगा रहे हैं, तो फिर जो जवाब देगा तो बल का परिमाण होगा। तो परिमाण चूंकि कितना का जवाब सब में मिल जाएगा आपको, इसलिए सब में परिमाण होता है, लेकिन डायरेक्शन किसी किसी में ही मिलता है। जैसे अब बल की बात है और कोई आदमी किसी पिंड पर बल लगा रहा है, आप उससे पूछते हैं कि कितना बल लगा रहे हैं भैया, तो वो आपको बताएगा कि हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं या 100 न्यूटन लगा रहे हैं, यानी परिमाण तो मिलना था और मिला भी। बट डायरेक्शन के लिए उससे पूछिए कि अच्छा वो जो बल लगा रहे हैं आप वो किस ओर लगा रहे हैं। इसके लिए जो क्वेश्चन है वो किस ओर है, किस ओर लगा रहे हैं। वो जवाब देगा कि हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं या नीचे की ओर लगा रहे हैं। तो वो जो जवाब दे रहा है उसका डायरेक्शन बतला रहा है। लेकिन यदि किसी सतह का क्षेत्रफल की बात आ जाए, क्षेत्रफल या फिर वजन, मान लीजिए वजन जैसे द्रव्यमान है, तो उससे पूछिए कि भैया आपके शरीर का द्रव्यमान कितना है, क्वेश्चन आप कितना वाला आप पूछ रहे हैं, इसलिए जवाब जो आएगा वो मैग्नीट्यूड का आएगा। तो वो बताएगा कि हाँ मेरा वजन तो 50 केजी है, मेरा जो द्रव्यमान है वो 50 केजी है। तो कितना जो क्वेश्चन था उसका जवाब 50 केजी आया, यानी 50 केजी उसके द्रव्यमान का मैग्नीट्यूड हुआ। अब उससे पूछिए कि अच्छा ये जो द्रव्यमान आपका 50 केजी है वो किस ओर है, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको, ये क्वेश्चन ही आपको अटपटा सा लगेगा। द्रव्यमान 50 केजी है, अब किस ओर है, ऊपर की ओर है कि पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है। तो इसका क्वेश्चन भी अटपटा लगेगा और अगला जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो जवाब इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं है। आप डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर दिए और डायरेक्शन उसमें है ही नहीं, तो उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। तो इससे पता चलता है कि द्रव्यमान में मैग्नीट्यूड तो था, कितना द्रव्यमान है भाई, तो 50 केजी। कितना द्रव्यमान है, 50 केजी, यानी मैग्नीट्यूड का जवाब आया, यानी मैग्नीट्यूड उसमें था। अब इसके लिए क्वेश्चन किए कि 50 केजी जो द्रव्यमान है वो किस ओर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलना है, तो समझ जाइए कि इसका आंसर उसमें था ही नहीं, यानी डायरेक्शन उसमें था ही नहीं। तो हम अभी भी बतला रहे थे कि मैग्नीट्यूड सब में होता है लेकिन डायरेक्शन सब में नहीं होता है। अभी हम देखें कि बल में डायरेक्शन था लेकिन द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं था। तो इस तरह से भौतिक राशि दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। एक वो वर्ग है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है,
सिर्फ परिमाण है, और एक वो है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो इन्हीं गुणों के आधार पर इनको हम सदिश और अदिश कहते हैं। तो यहाँ पर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी सिर्फ परिमाण है, वो हो गए अदिश। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो फिर वो कहलाएंगे सदिश। ये पहले हम लोग पढ़े हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन इसको तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए इतना टाइम अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे मैथ में भी एक स्पेशल वेक्टर चैप्टर पढ़ना है, आपको सर ज़रूर पढ़ाएंगे। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के कारण उसका ब्रांचेज और बहुत सा बढ़ जाता है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है आपको। ये यहीं खत्म हो जाता है, इसका फिर आगे और कोई एक्सप्लेन नहीं है। तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखिए, संकेत के लिए वेक्टर क्वांटिटीज को संकेत के लिए एक एरो का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप देख रहे होंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा ये देख रहे हैं आप, ये दोनों मिल करके ये बना है। तो ये जो चीज है वो मैग्नीट्यूड को इंगित करता है, ये मैग्नीट्यूड को इंगित करता है, और ये जो चीज है वो डायरेक्शन को इंगित करता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका ये रेखा ज्यादा बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो वो उसका जो लाइनिंग है वो छोटा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड को डिनोट जब ये कर रहा है तो बड़ा मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए इसकी लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, और छोटा मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए इसकी लंबाई छोटा होना चाहिए। अब डायरेक्शन तो बड़ा छोटा होता नहीं है, अब डायरेक्शन पूरब की ओर ज़्यादा और पूरब की ओर कम, ऐसा कोई डायरेक्शन बड़ा और डायरेक्शन छोटा नहीं होता है, इसलिए उसमें बड़ा और छोटा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये दोनों मिल करके ये चीज़ बनाता है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो हैं, जो सदिश राशि हैं, जैसे बल में अभी हम देखे कि इसमें दोनों था, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका निरूपण हम लोग ऐसे इस तरह से करते हैं, इसको वेक्टर एफ पढ़ते हैं, सदिश एफ है। ऐसे जितने हैं, जैसे बल हो गया या डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को यदि वेक्टर का एक अच्छा नॉलेज आप रखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करना फिजिकल एक्सप्रेशन को बड़े आसान है। आप इस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा मज़ा आता है इसमें। आगे आप दो सदिश राशियों का जब गुना पढ़ेंगे, दो सदिश राशि का जब गुना पढ़ेंगे तो दो तरह के पढ़ेंगे। एक होता है, मान लीजिए कि एक सदिश है ए और एक सदिश है बी, तो दोनों के बीच गुना दो तरह से होता है। एक बार जब गुना करेंगे तो जो आएगा वो अदिश आएगा, और एक बार जब गुना करेंगे तो जो आएगा वो सदिश आएगा। यानी सदिश सदिश में गुना करोगे तो अदिश आएगा, और फिर सदिश सदिश में गुना करोगे तो अदिश आएगा। इस तरह से दो तरह के गुना होता है। इनका निरूपण भी दो तरह से होता है। अदिश गुणन करने के लिए जो हम संकेत लेते हैं वो डॉट का लेते हैं, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और सदिश गुणन करने के लिए जो संकेत लेते हैं वो क्रॉस का लेते हैं, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी।
ये संकेत है। इसका मतलब है कि दोनों में जो गुना है वो सदिश गुणन है, और इसका मतलब है कि दोनों में जो गुना है वो अदिश गुणन है। आगे पढ़ेंगे जब वेक्टर आप एक पूरी विस्तार पूर्वक जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि a डॉट b का मान होता है a b cos थीटा, जहां थीटा ही दोनों सदिशों के बीच का कोण है, और a क्रॉस b जो होता है वो आएगा ए बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर लगता है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर फिर हो गया तो फिर इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होता है ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मानो ये कैसा डायरेक्शन होता है जो इस पर भी लंबवत होता है और इस पर भी लंबवत होता है। तो खैर ये आगे की बात है, अभी हम लोग इसका सिर्फ उपयोग करेंगे, और आइए देखते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसा निकलता है। जैसे हम लिखे हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में अल्प पृष्ठ ds से होकर विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो d फाई बराबर e इंटू डी एस कॉस थीटा होगा। इससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं, जहां थीटा बार बार हम हर वीडियो में लगभग बोल रहे हैं कि थीटा पर ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि बच्चे यहीं पर मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं। कोण ही उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा कोण हम बैठाएं। तो थीटा जो होता है वो पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब और विद्युत बल रेखा जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखा है, तो विद्युत बल रेखा और सतह पर डाला गया अभिलंब ये दोनों के बीच का ही कोण होता है थीटा। तो इस तरह से ये जो सूत्र है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। अब इसको देखिए हम आगे बढ़ाते हैं कि इससे या उससे दोनों में से किसी एक से मिल रहा है, और समझ गए होंगे कि कहाँ पहुँचेगा। लेकिन अब बात आता है कि इसमें आप गौर कीजिए, ई भी एक सदिश राशि है, ई भी एक सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि है, लेकिन ये सदिश है क्योंकि बल होता है, ये क्षेत्रफल है जो सदिश नहीं होता है, ये अदिश होता है। ये एक फर्क है। लेकिन आज है हम बतलाएंगे आपको कि क्षेत्रफल भी सदिश फॉर्म में लिया जा सकता है, उसका भी एक डायरेक्शन निश्चित किया गया है। तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या है? क्षेत्रफल, कोई कहे कि भाई आपका जो ज़मीन है, मकान का जो ज़मीन है उसका क्षेत्रफल कितना है, वो बतलाएगा कि हम 1200 स्क्वायर फीट भी मकान है, इसका एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। अब उससे पूछिए कि 1200 स्क्वायर फीट का किस ओर है, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है कि पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है। तो फिर मान लीजिए ये एक चेहरा है, जो चेहरा है, इस चेहरा का ये जो सतह है, इसका अभी एक डायरेक्शन है। जैसे हम अभी आपकी ओर देख रहे हैं, तो ये जो फेस है इसका डायरेक्शन अभी आपकी ओर है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। इसको मोड़ लें हम ऐसे, तो अब इसका डायरेक्शन इस ओर हो गया। इसको यदि हम मोड़ लें इस तरह से, तो अब इसका डायरेक्शन इस ओर हो गया। तो क्षेत्रफल के भी डायरेक्शन का कल्पना किया जा सकता है, और याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस बात पर कि क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन इंगित किया गया है वो सतह के लंबवत किया गया है। सतह का लंबवत, जैसे मान लीजिए एरिया है, तो ये एरिया का डायरेक्शन, तो अभी इस एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अभी इस एरिया का डायरेक्शन आपके तरफ हो गया, और फिर इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया।
तो इससे एक संबंध है नॉर्मल का आ रहा है। इस पर आप नॉर्मल लंबवत डालिए, तो लंबवत डालिए, अभी ऊपर की ओर नॉर्मल है, सतह का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है। आपके तरफ करेंगे तो नॉर्मल भी आपके तरफ हो गया, सतह भी आपकी ओर हो गया। फिर सतह नीचे की ओर है तो नॉर्मल भी नीचे की ओर है। तो इस सतह पर जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा लंबवत, इस पर जो लंब डाला गया, वो लंब रेखा का जो दिशा है, उस दिशा में ही इस सतह का डायरेक्शन लिया गया है, माना गया है। तो इस सतह का जो डायरेक्शन है, यदि आप इंडिकेट कर लेते हैं तो फिर सतह भी सदिश राशि में आता है। लेकिन तब अब इसको सिर्फ पृष्ठ नहीं कहेंगे, तब एक शब्द इसमें और जोड़ देंगे हम, सदिश क्षेत्रफल कहिए, ज्यादा प्रचलित नाम है उसका सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर, ये बहुत प्रचलित नाम है। तो एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर फिर अब सिर्फ एरिया ही नहीं रह गया, सिर्फ क्षेत्रफल नहीं रह गया। जब इसको डायरेक्शन के साथ इंगित कर लिया आप, तो फिर ये आपको सदिश क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो एरिया वेक्टर में एरिया वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, यानी सदिश रूप में आ जाता है। और तब इसको आप लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई इंटू डी एस, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। ये वेक्टर है ही क्योंकि ऑलरेडी बल होता है। पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे तो विद्युत तीव्रता एक बल है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एक बल है जो उस बिंदु पर रखे गए 1 कूलम धनावेश पर लगता है। तो विद्युत तीव्रता बल ही है, बस 1 कूलम आवेश पर लगने वाला ही बल है। तो जब ये बल है तो बल एक सदिश राशि है। बात रहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आप याद करें कि जो क्षेत्रफल हम लिए हैं और जो कोण लिए हैं, ये कोण इस क्षेत्रफल पर डाले गए अभिलंब, और अभी आप पढ़ रहे हैं कि क्षेत्रफल पर डाले गए अभिलंब की दिशा में ही इस क्षेत्रफल का दिशा लिया जाता है, इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन लिया जाता है। तो इस क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब और विद्युत बल रेखा के बीच का ही कोण है। तब विद्युत बल रेखा की दिशा में ही तो बल लगेगा, विद्युत बल रेखा अपनी दिशा में ही तो बल लगाएगा। तो विद्युत बल रेखा की दिशा में जब बल लग रहा है तो वो विद्युत बल रेखा की दिशा में इसकी दिशा हो गई, और इसका जो डायरेक्शन हो गया वो सतह के अभिलंब, क्योंकि सतह के अभिलंब के रूप में ही इस सतह का डायरेक्शन माना जाता है। तो इस तरह से ये दोनों वेक्टर हो गए, और इन्हीं दोनों के बीच का कोण तो थीटा है, और यहाँ भी थीटा जो लिया जाता है ये दोनों के बीच का ही कोण लिया जाता है, और यहाँ भी जो कोण लिया गया है ये दोनों के बीच का ही कोण लिया गया है। और अब यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी फाई और ए इंटू डी एस, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। और इनको जरा देखिए आप, इनके लिए अब एक और काम करना पड़ेगा कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। फिर छोटा पृष्ठ नहीं, उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए
जो आपको बात गॉस थ्योरम में बताया गया है वो संपूर्ण पृष्ठ बंद पृष्ठ होता है। बंद पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ के लिए E इंटू डी एस को यहां एक क्लोज एरिया का इंडिकेशन करते हैं। जो ही ये चीज आप कहीं देखेंगे तो तुरंत आपको समझ आना चाहिए कि किसी बंद परिपथ या बंद पृष्ठ यानी हमेशा क्लोज का इंडिकेशन करता है। अब जैसे मान लीजिए कि चारों तरफ से बंद एक पृष्ठ है, छोटा सा एरिया के लिए आप विद्युत फ्लक्स निकाले हैं जो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा है। तो फिर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पृष्ठ के लिए आप निकालेंगे, और टोटल पृष्ठ के लिए मतलब हुआ कि पृष्ठ पूरी तरह से बंद हो गया, और बंद पृष्ठ में इंटीग्रेशन का संकेत इस तरह से दिया जाता है। तो ये जो चीज हुआ फाई बराबर वो बंद पृष्ठ के लिए, स्पेशली बंद पृष्ठ के लिए हुआ। ध्यान देना है इसका डायरेक्शन क्या है, जब दोनों सदिश राशि है तो दोनों का डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो जिस पृष्ठ से होकर आप विद्युत फ्लक्स निकालने जा रहे हैं उस पृष्ठ पर डाले गए अभिलंब, यानी यहां पर हम लिए हैं एरिया वेक्टर। इसको बार बार आज के बाद हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। अब के बाद जो भी वीडियो आएंगे उसमें इसके लिए स्पेशल एक हम हमेशा नाम उच्चारण करेंगे, एरिया वेक्टर। तो इतनी बात फिर बताना ना पड़े, इसलिए पूरी तरह से इसको माइंड में रखिएगा बात को, कि जो ही क्षेत्रफल पर वेक्टर का चिन्ह चढ़ जाएगा तो फिर सिर्फ उसको हम क्षेत्रफल नहीं कहेंगे, उसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल उसको कहेंगे। हम अब बार बार इसको एरिया वेक्टर ही कहेंगे। और देखिए आज फिर इसके बारे में एक नया नाम हम बोलेंगे, और इसको एक तरह हम विद्युत तीव्रता बोलते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में आप लोगों को विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव के नाम से ही बताया गया होगा। विद्युत तीव्रता को कैपिटल ई और विद्युत विभव को कैपिटल भी से निरूपित करते हैं, लेकिन विद्युत तीव्रता ही किसी विद्युत क्षेत्र का असली पहचान देता है। इसलिए इसको विद्युत तीव्रता न बोल करके सिर्फ विद्युत क्षेत्र भी हम बोलें तो इसी का इंडिकेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में बोलिए उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में बोलिए तो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र से उच्चारण किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल के बीच का ये अदिश गुणन है। अब ये इंडिकेट करता है बंद पृष्ठ का। ऐसे पृष्ठों के लिए, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ सभी के लिए जो इन्वर्स फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का वो ये है। लेकिन अब उसमें खास एक पृष्ठ यदि बंद पृष्ठ आ गया, खुला पृष्ठ ना होकर बंद पृष्ठ हो गया, तो बंद पृष्ठ के लिए फिर यहां पर एक क्लोज सर्किल ले लेंगे। ये इंडिकेट करता है कि अब ये फार्मूला सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही खास करके रह गया, अब इसको खुला पृष्ठ के लिए नहीं, बंद पृष्ठ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये विद्युत फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर की जब बात आ गई तो एक दो बात ध्यान में रखना होगा जो आगे इस्तेमाल होगा। जैसे एरिया गणित रूप में 3 एरिया को रजिस्टर्ड एरिया माना गया है। 3 डायरेक्शन को रजिस्टर्ड डायरेक्शन माना गया है, सॉरी।
तो 3 डायरेक्शन में कौन कौन डायरेक्शन है? तो किसी फील्ड में, किसी वॉल्यूम में कहिए, किसी वॉल्यूम में आप 3 गो अक्ष लीजिए। एक्स अक्ष की दिशा, वाई अक्ष की दिशा और जेड अक्ष की दिशा। ये परपेंडिकुलर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ये एक्स अक्ष का डायरेक्शन, ये वाई अक्ष का डायरेक्शन और ये जेड अक्ष का डायरेक्शन है। ये ओरिजिन है। तो अब इसमें 3 डायरेक्शन है। जैसे आप मान लीजिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर एक लाइन खींच दीजिए और ये एक्स अक्ष हो गया। फिर पूरब से पश्चिम की ओर एक लाइन खींच दीजिए, ये वाई अक्ष हो गया। और फिर ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन खींच दीजिए, वो जेड अक्ष हो गया। तो ये तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं और एक बिंदु से यदि गुजर रहे हैं तो उस बिंदु को हम मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। यहाँ एक्स अक्ष का भी 2 डायरेक्शन हो गया। एक्स अक्ष का ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और एक्स अक्ष का ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। वाई अक्ष का ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ और ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया और जेड अक्ष का ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ और ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। फिर इसका एक्सप्लेन तो पूरा चैप्टर ही मैथ में पढ़ना है, बहुत लंबा इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत सा चीज़ें इसमें पढ़ना है, तो उतना तो अभी बताना संभव नहीं है। लेकिन फंडामेंटल फॉर्म में ये जान लीजिए कि तीनों जो रजिस्टर्ड डायरेक्शन है, इन तीनों का संकेत भी रजिस्टर्ड है। और वो ये है कि यदि एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा कहिए इसको, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा का यदि आप निरूपण करना चाहते हैं तो वो वेक्टर आई से निरूपित होता है। यदि वेक्टर आई जैसे 5i लिखा हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई भौतिक राशि है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और उसका डायरेक्शन एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में है। और वाई अक्ष के धनात्मक दिशा के लिए रजिस्टर्ड जो है संकेत वो वेक्टर जे से है और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में जो संकेत है वो वेक्टर के से है। इसमें बहुत से बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, तो वो वीडियो को थोड़ा सा स्पीडली आप आगे बढ़ा लें। लेकिन जो ना जानते होंगे वो थोड़ा सा उनको मदद मिल जाएगा, इसलिए हमें बताना ज़रूरी है। हमें तो उस स्टूडेंट तक पहुंचना है जो सबसे पुअर होगा। यदि हम उसको समझा लेने में सफल होते हैं तो फिर एज ए टीचर मेरा कर्तव्य पूरा माना जाएगा। तो हमें तो सब पहलुओं को देखना है, लेकिन जो जानते होंगे उस वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा लेंगे। तो आई जे के ये 3 डायरेक्शन रजिस्टर्ड है। ये एक्स अक्ष की दिशा में है, ये वाई अक्ष की दिशा में है और ये जेड अक्ष की दिशा में है और तीनों धनात्मक दिशा माना जाता है। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्स अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन के लिए -i ले लीजिए, वाई अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन के लिए -j ले लीजिए और जेड अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन के लिए -k ले लीजिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 2 गो वेक्टर यदि दिया हुआ है तो दोनों के बीच का कोण यदि पूछ ले तो अब आपको बताने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है और दोनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। इसलिए दोनों वेक्टर, दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। सदिश के ले लेते हैं, क्योंकि तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होता है, इसलिए तीनों में से कोई 2 को उठाएंगे तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ बात आता है
कुछ क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन ड्राइव कर लिया जाए। क्वेश्चन में जैसे देखिए, मान लीजिए माना कि एक विद्युत क्षेत्र EI में किसी घन को रखा जाता है। ऐसे लिखे, किसी A भुजा वाले घन को रखा जाता है तो इसके सभी पृष्ठों से होकर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। और एक फिगर दे देगा आपको, इस तरह से एक घन रख देगा। मान लीजिए एक अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष। जैसा देख रहे हैं आप, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है उसका डायरेक्शन आप बतला दीजिएगा, इसलिए क्योंकि अभी भी बतलाए हैं कि सदिश I एक रजिस्टर्ड डायरेक्शन है और वो x अक्ष के धनात्मक दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन क्या मतलब हुआ, विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन। मानो इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा हैं तभी तो विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन है x अक्ष के धनात्मक दिशा में है और उसी में एक घन रखा हुआ है। जिस तरह से घन रखा हुआ है उस घन को आप थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ भुजा, इसका कुछ साइड जो है वो x अक्ष के पैरेलल है, 1 2 3 4, ये 4 साइड जो है x अक्ष के पैरेलल है और फिर 4 साइड 1 2 3 4 ये y अक्ष के पैरेलल हैं और फिर जो 4 खड़ी भुजाएं हैं वो z अक्ष के पैरेलल है। तो इस तरह से यदि ये घन को रखा गया है तो फिर इनके पृष्ठों से होकर जो विद्युत फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। तो अब इसमें A B C D E F G H सबका नामकरण कर दीजिए। तो निकालते हैं। मान लीजिए अब तो ऐसा कुछ यहाँ है नहीं, लेकिन इसी को मानते हैं। इसमें कितने पृष्ठ हो गए,
1 2 3 और एक नीचे 4, एक फ्रंट साइड आपके तरफ 5 और एक आपके पीछे वो 6 सतह इसका है। तो चूंकि सतह है और ये विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत फ्लक्स का कल्पना किया जा सकता है। अब बल रेखा जो निकल रहा है वो यदि एक्स अक्ष की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, इस डायरेक्शन में यदि है, तो जरा देखिए आप, यदि इस डायरेक्शन में है बल रेखा तो इस सतह पर लंब हो गया वो बल रेखा, और फिर इसके ठीक अपोजिट जो एरिया है, ये जो पृष्ठ है, इस पर भी लंब होगा। तो इन दोनों पृष्ठों से होकर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा ये निकाल लेते हैं। इस पर जो विद्युत फ्लक्स बनेगा वो एरिया है वहां ABGH पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण एकदम आराम से बनाइए, दिमाग को हौंज पौंज मत होने दीजिए, एकदम इत्मीनान से बनाइए। देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया है वो बड़े इत्मीनान से होना चाहिए। जब आप सीख जाएंगे तो फिर स्पीड बनाया जाता है, और यदि शुरुआत में ही स्पीड के चक्कर में आप आए तो बढ़िया से सीख नहीं पाएंगे, और जो बढ़िया से चलना नहीं जानता है उसको कितना बढ़िया धावक बनाया जा सकता है। इसलिए पहले आप आराम से उसको सीखिए, और जब सीख गए तो बात आती है कि अब इस चीज को हम जल्दी एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन बड़े टाइम लेते हैं, तो अब टाइम पर दूसरे स्टेप में कमांड करेंगे। शुरुआत में भरपूर टाइम देकर के किसी चीज को हम सीखेंगे, तो टाइम भरपूर देंगे। भरपूर इसलिए देंगे क्योंकि एक भी चीज यदि समझ में नहीं आया तो फिर आगे समझाने वाले नहीं मिलेंगे। सब दिन छात्र ही आप नहीं रहेंगे, आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। तो अभी जो टाइम है उस टाइम में हम सीखेंगे। स्पीड कभी भी बना लिया जा सकता है। अभी एक एक चीज के बारे में सोचें। जिस पृष्ठ से होकर हम विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं उस के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। वेक्टर फॉर्म में चलेंगे फिर भी, या इस फॉर्म में चलेंगे, वही फार्मूला कोई ऐसे लिखा गया है। तो इसका डायरेक्शन चाहिए, फिर इसका डायरेक्शन चाहिए, फिर दोनों के बीच का कोण चाहिए। तो अब अभिलंब, ये पृष्ठ पर आप लंबवत डालिए। इस पृष्ठ पर जो लंबवत डालेंगे वो डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और विद्युत बल रेखा जा रहा है इधर से उधर, एकदम आराम से। इस पृष्ठ पर जो लंब डालेंगे उसका डायरेक्शन इस ओर है, इस पृष्ठ का फेस इस ओर है, इसलिए इसका लंब का जो डायरेक्शन होगा इस ओर होगा, और बल रेखा जा रहा है इधर से उस ओर। तो जरा देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है। एक आ रहा है पश्चिम की ओर और एक पूरब की ओर जा रहा है। तो एक आ रहा है पश्चिम की ओर और एक जा रहा है पूरब की ओर। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180, 180 डिग्री। तो इनके बीच का कोण जो होगा वो 180 डिग्री होगा। जहां तक एरिया की बात है तो एरिया जो होगा, चूंकि
ये घन तो नहीं है, लेकिन घन के रूप में कल्पना करना है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई। तो उस स्थिति में सभी भुजाओं की लंबाई यदि a है तो इसका हर पृष्ठ एक स्क्वायर की तरह होगा, वर्ग की तरह होगा, जिसमें प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई इक्वल होगा और वो स्मॉल a के बराबर होगा। तो फिर उस स्क्वायर का क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। अब विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कैपिटल E है। वेक्टर फॉर्म में यदि चलेंगे आप, एकदम वेक्टर फॉर्म में यदि चलते हैं तो एरिया जो है वो मैग्नीट्यूड a स्क्वायर है और डायरेक्शन किस ओर है, वो पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम की ओर है तो देखिए पूरब की ओर x अक्ष का धनात्मक दिशा है, तो पश्चिम की ओर x अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ऋणात्मक दिशा होगा, तो इसको माइनस वेक्टर I लिखेंगे। और विद्युत तीव्रता जो दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है I, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। अब इससे चलिए आप फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए जो सूत्र है वो E इंटू एस है। छोटा एरिया के लिए डी फाई और डी एस लेंगे, थोड़ा बड़ा एरिया है तो फाई और एस लेंगे, और तब फिर इनका मान रखिए फाई बराबर ई के जगह पर ई वेक्टर आई और एस के जगह पर ए स्क्वायर माइनस आई। ई और ए स्क्वायर में गुना होगा तो ई ए स्क्वायर, और आई और माइनस आई में गुना होगा तो माइनस आई स्क्वायर। वेक्टर पढ़ेंगे इस रूप में, अभी अभी हम लिखे थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, तो यूनिट वेक्टर ही होता है। यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और दोनों के बीच, दोनों एक अक्ष की ही दिशा में है इसलिए दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो इस तरह से एक चीज़ और, आई जे और के का जो मैग्नीट्यूड होता है तीनों का 1 होता है। तो वेक्टर ए का ही मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का ही मैग्नीट्यूड है, वेक्टर हट गया तो फिर वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो इस तरह से तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है कोस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक अक्ष की ही दिशा में आ गया है, एक अक्ष की धनात्मक दिशा में भी है, धनात्मक दिशा में भी है, इसलिए इनका मान जो इनके बीच का कोण होगा वो 0 डिग्री होगा और कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तीनों में गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो आई स्क्वायर का मान 1 होता है। तो आई स्क्वायर का मान 1 और उसमें माइनस से गुना होगा तो -1, और -1 से यदि इसमें गुना होगा तो ई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जरा आप लोग एरिया ए बी सी डी या डी सी एफ ई या बी सी एफ जी, इन पृष्ठों से होकर विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए, टाइम दीजिए, उस पर कोशिश कीजिए। ए बी सी डी का जो फेस है, ए बी सी डी का जो फेस होगा, जैसे यहाँ पर हम लिए हुए हैं उस मुताबिक उसका फेस ये जेड और एक्स ये फेस होगा, और फिर डी सी एफ ई
डी सी एफ ई का जो पृष्ठ होगा ठीक ये होगा, यानी जिस पृष्ठ से आप निकाले हैं उसके ठीक अपोजिट पृष्ठ है सी एफ ई डी। और बी सी एफ जी नीचे वाला पृष्ठ है। तो थोड़ा सा आप इस पर टाइम दीजिए और इसको निकालिए। तो निकाल लिए। इसको बैठे मत रहिए, निकालिए, कुछ न कुछ इसमें कोशिश कीजिए। कोशिश में कोई ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिल ही जाए, लेकिन हर सफलता कोशिश से ही मिलता है। आप कोशिश करें। देखिए उसको अब हम निकालते हैं। अब इधर देखिएगा और आप जो आंसर लाए होंगे उसको आप मिलाएंगे। सबसे पहले आइए ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी पृष्ठ, खैर उसमें तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ए स्क्वायर ही होगा। तो ए बी सी डी पृष्ठ पर अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण निकाल लीजिए। तो ABCD जो पृष्ठ है वो ये है और विद्युत बल रेखा जो क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहा है। तो जब इस पर क्रॉस कर रहा है, इस पर नॉर्मल है विद्युत बल रेखा, तो इसका डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन है वो आपके तरफ है और इस पर जो नॉर्मल डालेंगे वो आपके डायरेक्शन में होगा, आपके तरफ ही है, आपके फ्रंट साइड। और विद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन है वो इस ओर है। तो विद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन है सो, और पृष्ठ पर जो अभिलंब है उसका जो डायरेक्शन है वो, ये दोनों के बीच का कोण आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री है। विद्युत बल रेखा और पृष्ठ पर का जो नॉर्मल है ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और तब दोनों के बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो फिर एरिया जो होगा वो तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन के अनुकूल हम बैठाएंगे। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो वाई अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन, इस पर जब नॉर्मल डालेंगे तो इस ओर आएगा। जो वाई अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन है यानी -j है। और फिर E का जो मान है वो दिया हुआ है EI, वेक्टर आई। तो वेक्टर फॉर्म से यदि निकालेंगे आप इसको तो फाई बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर S, और उस दिशा में इस पर वेक्टर चढ़ा लें आप। तो E के स्थान पर यहाँ भी वेक्टर, तो E के स्थान पर हम लिखेंगे E इंटू वेक्टर आई और वेक्टर S के स्थान पर a स्क्वायर माइनस वेक्टर j, E a स्क्वायर, और ये माइनस का एक चिन्ह है
उसको बाहर निकाल लें, बच गया वेक्टर I डॉट वेक्टर J। वेक्टर I डॉट वेक्टर J। अब I और J में गुना कर लें तो I और यहाँ J लिखेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड एक होता है तो I का मैग्नीट्यूड एक, J का मैग्नीट्यूड एक, लेकिन I और J देखिए एगो x अक्ष के डायरेक्शन को निरूपित करता है और J जो है वो y अक्ष के डायरेक्शन को निरूपित करता है, तो दोनों के बीच का कोण अब 0 नहीं बल्कि 90 डिग्री होगा और कोस 90 का मान 0 होता है और इस तरह से टोटल फ्लक्स इससे जो होगा वो 0 हो जाएगा। आप वेक्टर फॉर्म से ना चल करके आप स्केलर फॉर्म से भी चलिएगा तो फिर इस फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे और इसमें साफ साफ है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। E के स्थान पर फिर स्केलर फॉर्म ही ले रहे हैं तो E लीजिए और वेक्टर को नहीं लेंगे हम, और S जो एरिया है उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो a स्क्वायर और थीटा के जगह पर 90 डिग्री बैठाइए तो कोस 90 का मान 0 होता है और फिर तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकली, खैर न्यूमेरिकल का भी ये सब मनोहर पोथी है बट स्टार्ट तो यहीं से करना है। अब अगला एरिया है DCFE। DCFE ध्यान दीजिए, वहाँ DCFE जो है वो ABGH के अपोजिट है। DCFE यानी ये डायरेक्शन निकाले हैं ठीक उसका अपोजिट वाला है, तो इसका अपोजिट वाला है यदि उससे आप निकालेंगे तो उसमें एरिया उसका भी a स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया a स्क्वायर होगा। अब कोण मेन चीज है, कोण निकालने के लिए इस पर जो है अभिलंब डालिए आप, तो नॉर्मल जो डालेंगे उसका डायरेक्शन उस ओर है और विद्युत बल रेखा भी उस ओर ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो गया तो दोनों के बीच का कोण हम 0 डिग्री लेंगे, थीटा 0 होगा और फिर इस तरह से थीटा यहाँ 0 रखेंगे, कोस 0 का मान 1 होगा और 1 होगा तब फिर इसका मान E इंटू a स्क्वायर ही रह जाएगा, इसका मान 1 होगा। तो अब आइए अगला पृष्ठ है BCFG। BCFG BCFG नीचे वाला पृष्ठ है, तो मेन एंगल है, इसमें एरिया सभी पृष्ठों का एरिया तो a स्क्वायर ही होगा और विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन के लिए I लगा दिया है, वेक्टर I, यानी वेक्टर I सिर्फ डायरेक्शन बतला दिया आपको कि विद्युत बल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन तो हमें पता है। अब इस पृष्ठ का डायरेक्शन, तो इस पृष्ठ का डायरेक्शन जानने के लिए इस पृष्ठ पर नॉर्मल डालिए, तो ये पृष्ठ देखिए, ये निचला पृष्ठ है, इसका फेस नीचे की ओर है, इसका नॉर्मल नीचे की ओर होगा और बल रेखा जो है वो इस ओर जा रहे हैं, तो सोचिए कि ये इस ओर और नीचे की ओर, ये दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये दोनों एक नीचे की ओर जा रहा है, एक सीधा पूरब की ओर जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा और तब यहाँ पर थीटा के जगह पर 90 रखेंगे, ये दोनों का मान वही रहेगा और कोस 90 का मान फिर 0 होगा, यानी फ्लक्स इस पृष्ठ से भी शून्य होगा। अब उसके बाद मान लेते हैं ये पृष्ठ की बात करें तो ये जो पृष्ठ है ठीक आपके पिछला जो पृष्ठ को आप देख रहे हैं उसके ठीक अपोजिट पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स बनेगा वो विद्युत फ्लक्स जानने के लिए फिर एरिया तो वही होगा, विद्युत क्षेत्र वही है। अब मेन कोण की बात है, तो इस पर जो नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे तो उसका
डायरेक्शन इस ओर होगा और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस ओर होगा, यानी ये उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्मल जो है नॉर्थ की ओर है और आपका जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो सीधा पूरब की ओर है। तो दोनों का बीच का कोण फिर 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री रखेंगे तो फिर इसका मान 0 होगा। तो इस तरह से फिर अब मान लेते हैं ऊपर वाला पृष्ठ एक बच गया। तो ऊपर वाला पृष्ठ से यदि विद्युत फ्लक्स निकालेंगे आप, तो ऊपर वाला पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए एरिया तो वही रहेगा पृष्ठ का। अच्छा, विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो सीधा पूरब की ओर है। अब इसके बीच के कोण के लिए जो है आप इस पर नॉर्मल डालिए, लंब डालिए, तो इसका फेस ऊपर की ओर है। इस पृष्ठ का फेस ऊपर की ओर है, इस पृष्ठ का फेस नीचे की ओर है, इस पृष्ठ का फेस आपके तरफ है। तो इस तरह से ये जो नॉर्मल होगा ऊपर वाला पृष्ठ पर, उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन सीधा पूरब की ओर होगा। तो सीधा पूरब की ओर और ऊपर की ओर ये है। तो दोनों का बीच का कोण फिर 90 डिग्री होगा और फिर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो अभी भी हम देखें कि इस पृष्ठ से कुछ विद्युत फ्लक्स निकला, वो निकला -EA², माइनस ये वाला पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ -EA², और इस पृष्ठ से जो निकला वो EA² निकला। बाकी सभी पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स का मान 0 आया। इससे -EA² निकला, इससे +EA² निकला और इससे 0, इससे 0, इससे 0 और इससे भी 0 होगा। अब आइए इसका जरा सारांश सुन लीजिए, इसका समरी जरा सुन लीजिए। भाई समरी यूनाइट कर देगा आपको, एकजुटता कर देगा। इस सभी जो भी पृष्ठ आप देख रहे हैं एकदम एकजुट कर देगा ये पूरा थीसिस को। अब सोचिए, विद्युत फ्लक्स का बारे में हम बतलाए थे कि पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं जब काटता है तो फिर विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो जब विद्युत बल रेखा इस ओर आ रहा है, इस ओर जब आ रहा है तो इस पृष्ठ को सिर्फ काटेगा और इस पृष्ठ से निकल जाएगा। इस पृष्ठ से इंटर करेगा और इस पृष्ठ से निकल जाएगा। ये पृष्ठ और ये पृष्ठ और ये पृष्ठ और निचला पृष्ठ का क्या उसमें योगदान है? ये पृष्ठ तो कोई बल रेखा को रोक नहीं पाएगा। ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी कोई बल रेखा को रोक नहीं पाएगा, ये भी नहीं रोक पाएगा। तो ये चारों जो पृष्ठ हैं वो फ्लक्स नहीं बना पाएंगे। बस ये फेस से सीधा इंटर करेगा बल रेखा और इस पृष्ठ से वो निकलेगा। तो इस पृष्ठ से फ्लक्स बनेगा और इस पृष्ठ से फ्लक्स बनेगा। बाकी ये सारे पृष्ठ जो हैं वो विद्युत बल रेखाओं को अवरोध पैदा करने में सक्षम नहीं है। इनका डायरेक्शन ऐसा है कि बल रेखाओं को ये नहीं रोक पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ बल रेखा को रोकेगा, लेकिन इसी पृष्ठ को यदि ऐसे कर दें तो फिर बल रेखाओं को नहीं रोक पाएगा, तो फिर फ्लक्स नहीं बनेगा। ऐसे रहेगा फ्लक्स बनेगा क्योंकि बल रेखा को रोकेगा। कुछ भी बल रेखा को रोके, अब थोड़ा सा झुकाएंगे तो भी रोकेगा, थोड़ा बल रेखा को रोकेगा तो फ्लक्स भी थोड़ा बनेगा, और झुकाएंगे थोड़ा और कम फ्लक्स बनेगा क्योंकि कम बल रेखा को रोकेगा। लेकिन पूरी तरह से इस तरह से हॉरिजेंटल कर देंगे तो फिर ही बल रेखाओं को नहीं रोक पाएगा और तब इससे फ्लक्स नहीं बनेगा। अब इसको ऐसे न करके इसको ऐसे रखें तो भी वही बात है, बल रेखाओं को फिर भी नहीं रोक पाएगा। अब इसको इस तरह से न करके यदि इसको ऐसे कर दें तो भी इधर से जाने वाले बल रेखाओं को ही नहीं रोक पाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाइए तो रोकेगा, ऐसे रखे हुए हैं तो नहीं रोक पाएगा। और फिर इसको घुमा करके आप ऐसे रख दें फिर भी नहीं रोक पाएगा। तो ये चारों पृष्ठ वैसे ही हैं। ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये जो पृष्ठ है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये पृष्ठ है उसका डायरेक्शन ऐसा है, और नीचे वाला पृष्ठ का डायरेक्शन ऐसा है। ये चारों डायरेक्शन में बल रेखाओं को रोकने में ये सक्षम पृष्ठ नहीं है। हाँ, ये पृष्ठ सक्षम है, एकदम सीधा ऐसे है, और ये पृष्ठ भी सक्षम है, सीधा ऐसा है। इसलिए दोनों पृष्ठ फ्लक्स बनाएंगे, लेकिन ये पृष्ठ फ्लक्स नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का ये वेक्टर फॉर्म है और हम लोग ऑब्जेक्टिव इससे सॉल्व करेंगे।
आईआईटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और इसका इस्तेमाल तो खैर आगे भी होता है, दूसरे एक्सप्रेशन को निकालने में भी होता है। तो इसको एक दो बार फिर से देखेंगे और उस क्वेश्चन को भी आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आपको हम देंगे वो गॉस थ्योरम का देंगे। गॉस थ्योरम के बारे में बताएंगे और उसको फिर प्रूफ भी करेंगे, उसकी सत्यता का प्रमाण भी देंगे। तो ठीक है, थैंक यू बच्चे। इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो गॉस के इस समीकरण को हम तरंग के गति को निकालने में भी करते हैं, लेकिन आगे कुछ चैप्टर के बाद वो चैप्टर आएगा उसमें इसका उपयोग करेंगे। तो पहला जो इसका उपयोग है वो है विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने में। किसी पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने में आप गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। और दूसरा जो उपयोग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों को अध्ययन करने में ये विद्युत फ्लक्स का गॉसीय समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा उपयोग भी है और वो है कि गॉस के प्रमेय से आप विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों आप उतार लें, नोट्स बनाएं, अच्छा साफ सुथरा नोट्स बनाएं। अब इसको उतार लिया आप लोग। तो तीसरा देखिए, तीसरा जो उपयोग है